लेकिन किन प्रकार किसी भी बहाने सरकार जो है कॉर्पोरेटाइजेशन के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से अपने सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को, भारत सरकार के प्रतिष्ठानों को सौंपने का मन बना चुकी है। इस कोरोना संकट में आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार भारत के कर्मवीरों ने, सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मवीरों ने किस प्रकार देश के नागरिकों की सेवा की है। ये देश की नागरिक जनता अच्छी तरह जानती है कि चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, पुलिस बल हो, भारत सरकार का सुरक्षा बल हो, नगर निगम, महानगर निगम, राज्य सरकार का सफाई कर्मचारी हो, चाहे बिजली विभाग का कर्मचारी हो, चाहे हमारा रेलवे का कर्मचारी हो, किस प्रकार इस कोरोना संकट में सरकार को साथ दिया है। कदम से कदम मिलाकर, एक चा से एक कदम आगे बढ़कर हम लोगों ने नागरिकों की सेवा की है। वरना इस संकट की घड़ी में आप देख रहे हैं कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग अस्पताल किस प्रकार अपने दोनों हाथ खड़े कर दे रही है। यदि वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, यदि पुलिस बल ने साथ नहीं दिया होता तो भारत की स्थिति और बिगड़ सकती थी। ऐसा नहीं है कि मैं निजी क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और नर्सेज का भी मैं स्वागत करता हूं, परंतु जो एक जिम्मेवारी राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी क्षेत्र के योद्धाओं को और सार्वजनिक उद्योग में काम करने वाले लोगों को एक जो सामाजिक जिम्मेदारी है, उसका वहन हम निश्चित रूप से अच्छे तरीके से किए हैं। आज देश, विश्व के कई देश, इटली हो, स्पेन हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, किस प्रकार आपने देखा कि वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं निजी हाथों में है और किस प्रकार वहां की व्यवस्थाएं चरमरा गई। आज इतनी सघन आबादी है भारत की, कम क्षेत्रफल में हम ज्यादा लोग यहाँ निवास करते हैं, फिर भी संकट में अभी तक हम उसको संभालने में यदि कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर पाए हैं तो इसको लेकर के हम जो सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे योद्धा है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, पुलिस बल है, रेलवे कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, बिजली विभाग के कर्मचारी है, इन लोगों ने किस प्रकार काम करके बचाया है। और इसको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुले मन से स्वीकार किया है कि रेलवे के कर्मचारी फ्रंट लाइन के योद्धा हैं और ये सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने नागरिकों की सेवा की है, उसकी उन्होंने प्रशंसा भी की है। परंतु एक तरफ प्रशंसा करना, दूसरी तरफ इस कोरोना संकट में खर्चे कम करने के नाम पर ये जो सरकारी क्षेत्र और जो ये सार्वजनिक उद्योग के कर्मचारी हैं, उनके साथ जो ये कटौती किया जा रहा है, चाहे वो डीए फ्रीज करने का मामला हो, चाहे वो हमारा डीए काटने का मामला हो, इन सब विषयों को एक गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है सरकार की नीयत इतनी खराब नहीं हो, परंतु सरकार के जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं वो सरकार को गलत सलाह दे रहे हैं। आपको यह जानना चाहिए कि इस भारत में कुछ भ्रष्ट लोगों का एक नेटवर्क बना हुआ है, उसमें कुछ बड़े बड़े पूंजीपति हैं, कुछ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं और कुछ बड़े बड़े राजनेता हैं, जिनके ये सांठगांठ से ऐसा मौके की तलाश में रहते हैं कि हम किस प्रकार मौका का फायदा उठाकर अपना लाभान्वित हो। और इसीलिए ऐसे समय में ये कुछ भ्रष्ट लोगों का जो ये सब जमावाड़ा है, उन लोगों ने नीति निर्धारक के रूप में सरकार को ये गलत सलाह दिया है कि आप सरकारी क्षेत्र को निजीकरण करिए, सार्वजनिक क्षेत्र को निजीकरण करिए, कॉर्पोराइज करिए। जबकि इस संकट के समय में भी आपने देखा कि हमारे रेल कर्मचारी भाई बहनों ने किस प्रकार पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ काम किया है, आप सभी जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में आज भी कई मंत्रालयों के कई अधिकारी आज भी घरों से बाहर निकलकर कार्यालय में नहीं आ रहे हैं, आज भी नहीं आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पहले ही दिन से हमारे रेलवे के सभी विभाग के कर्मचारियों ने किस प्रकार
मानवता की सेवा की है। हम पूरे देश के अंदर में लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने में सक्षम हुए हैं, सुरक्षा बल को खाद्यान्न पहुंचाने में सक्षम हुए हैं, लोगों को दवाई पहुंचाने में सब सक्षम हुए हैं। जो भी जरूरी चीजें हैं, पहनने का वस्त्र हो, खाने का सामान हो, जीने के लिए दवाई हो, सब लोगों को हम रेल कर्मचारियों ने घर से बाहर निकलकर अपने बीवी बच्चों सबका, परिवार के सदस्यों का परवाह किए बिना, अपना परवाह किए बिना हमने निरंतर सेवा देकर लोगों को लाभ पहुंचाया है। ये हमारी देश हित में हमारा धर्म बनता है और हमने रेल कर्मचारियों ने पूरे निष्ठा के साथ इस धर्म का पालन किया है। परंतु वह सरकार दूसरे तरफ क्या योजना ला रही है, हमारा डीए फ्रीज कर दिया। जरा विचार करिए, डीए फ्रीज करना मतलब क्या है? हमारी आय में कमी करना। आप सभी जानते हैं हमारा मूल आय का साधन क्या है? मूल आय का साधन हमारा वेतन है। यदि हमारा वेतन कम नहीं बढ़ाया जाएगा, महंगाई भत्ता जो हमको मिल रहा है यदि उसको रोक दिया जाएगा, तो किस प्रकार पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। हमारा पूरा सपना जो है ये पूरा हमारे वेतन पर निर्भर है, हमारे आय का कोई दूसरा साधन नहीं है। इसी पे हम अपने बच्चों की महंगी पढ़ाई करते हैं, इसी में हम अपने बूढ़े माँ बाप की का दवाई करते हैं। और आप सभी समझ सकते हैं कि आज पढ़ाई कितना महंगा हो गया है, और ऐसी परिस्थिति में डीए फ्रीज करना सरासर गलत है। सरकार की तरफ से कुछ सुझाव मांगे गए थे, आप सबों के ध्यान में आया होगा कि दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ की तरफ से सरकार को यह सुझाव भेजा गया कि आपको यदि ऐसे संकट की घड़ी में यदि आपको पैसे की जरूरत है तो आप हमसे बात करिए, आप हमसे वार्ता करिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कर्मचारियों की तरफ से वार्ता करने के लिए जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जैसे हम उसके महामहिम नेता माननीय गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने ताकत खो दिया, कर्मचारियों की ताकत को उसने कमजोर कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत की सरकार जो जेसीएम के लोग हैं उनकी बात समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जेसीएम में बैठे लोग जो है वो अपने स्वार्थ को लेकर के इतने आपस में ग्रुपबाजी कर रहे हैं, सक्षम नहीं है। इसलिए ये जो गुटबाजी है, जो अन्य ट्रेड यूनियन के अंदर, जो जेसीएम के अंदर पार्टनर बन करके उनको सरकारी कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की आवाज को बुलंद नहीं किया। सरकार के साथ गुपचुप तरीके से सरकार का नीति का समर्थन करते हैं और बाहर आकर उनके लोग जो है कर्मचारियों को दिग्भ्रमित करते हैं कि हम जो है सरकार के इस नीति का विरोध करते हैं। आखिर देश के कर्मचारियों ने आपको जेसीएम में बैठने का मौका दिया है, जेसीएम का सुप्रीमो आप है, फिर आपने कौन सा लाभ पहुंचाया कर्मचारियों को? चूंकि वो आज अक्षम हो चुके हैं, इसलिए भारतीय मजदूर संघ की जिम्मेदारी बनती है, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ और दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ की जब जिम्मेदारी बनती है कि हम कर्मचारियों को जागरूक करें, कर्मचारियों को जागरूक करके उनको ये बताएं कि किस प्रकार जो है सो सरकार, पूंजीपति, कुछ भ्रष्ट नेताओं, कुछ गलत नीति निर्धारणकर्ताओं के दबाव में आकर ये कंट्रोल के नाम पर विभिन्न तरह का ड्रामाबाजी किया जा रहा है। हम इस ड्रामाबाजी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसे हमारे बीएमएस के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय ब्रजेश उपाध्याय जी ने कहा, ट्रेड आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, जनता को यह समझाना पड़ेगा कि जब हमारा डीए फ्रीज हो जाएगा तो किस प्रकार हम मार्केट से फ्रीज खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे और अन्य जरूरत के सामान खरीदेंगे। निश्चित रूप से सामान खरीदने में हमारी कमी आएगी और पूरा मार्केट जो है चरमरा जाएगा। खड़गपुर का आज मार्केट हो, बोकारो का मार्केट हो, देश के अन्य बड़े बड़े रेलवे क्षेत्रों का मार्केट हो, आखिर किस पर आधारित है? वो सिर्फ और सिर्फ रेल कर्मचारियों पर आधारित है। जो बड़े बड़े शहर है किस पर आधारित है? वो आधारित है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों पर आधारित है, जो हम सभी वेतन उठाते हैं। आप जरा विचार करिए, 10% भी हमारे पास नहीं रहता है, 90% पैसा हम मार्केट के देते हैं, मार्केट में हमारा जाता है। और यदि हम 20,000 कर्मचारी हैं तो करीब 10 लाख की आबादी जो है वो हमारे इनकम पर पलता है। इस प्रकार जनता को यह समझाना पड़ेगा और समझा करके साथ ला करके जनता के साथ आंदोलन करना पड़ेगा। भारत सरकार को हम लोगों ने दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ की तरफ से
डीए फ्रीज के मामले में हमने उनको सुझाव दिया कि आप डीए फ्रीज आपको जरूरत है, आपको हमारे संगठन से बातचीत करना चाहिए था, कर्मचारियों पर भरोसा करना चाहिए था। ठीक है, आपको जरूरत हुआ, निश्चित रूप से आपका जो हम देश हित में आपको हम आर्थिक मदद कर सकते हैं, परंतु मेरी पूरी जीविका, पूरा मेरा सारा सपना इसी पैसे पर आधारित है, इसलिए मेरे इस डीए के पैसे को मेरे पीएफ में जमा करिए और 5 साल का एक बॉन्ड पेपर मत जारी करिए कि 5 साल के बाद हम पीएफ से उस पैसे को निकाल सके। आप बॉन्ड पेपर हमको दीजिए और उसमें जो बैंक का ब्याज है वो आपको देना चाहिए। इसी तरह का सुझाव दक्षिण पूर्व मजदूर संघ की तरफ से भारतीय रेलवे मजदूर संघ के द्वारा और सरकार को पहुंचा दिया गया है। और आप जैसा कि जान रहे हैं कि आज अपने देश का कई ऐसा क्षेत्र जो सामाजिक सुरक्षा के अंदर नहीं था, आज सामाजिक सुरक्षा के अंदर लाया जा रहा है। मगर देश का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र जो रेलवे है, आप किस प्रकार इससे जो है लोगों को एनपीएस ला करके कर्मचारियों के साथ धोखा किया गया है। आज लगभग 40% के लगभग कर्मचारी एनपीएस के अंदर है। एक ही छत के नीचे एक ही तरह का हम काम करते हैं। और जरा आप देखेंगे तो जो 2 साल 4 साल नौकरी करके रिटायर कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति की कॉम्पिटिशन ग्राउंड में हुआ था, उनको जरा पूछिए कि उनका पेंशन कितना फिक्स हुआ है। उनका पेंशन 1000 फिक्स हुआ है। अब जरा बच्चे विचार करिए कि 1000 पेंशन में उनका परिवार कैसा चलेगा। इसलिए हम सरकार से यह पुरजोर मांग करते हैं कि एनपीएस को समाप्त किया जाए, जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसे लागू किया जाए। इसके लेकर के हम लोगों ने है पिछले वर्ष कई तरह के आंदोलन किए हैं। हम इस कोरोना संकट से निपटने के बाद निश्चित रूप से इस आंदोलन को तेज करेंगे और सरकार को यह मजबूर करेंगे कि हमारे जो युवा साथी हैं, जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 से हुई है, उन्हें हर हालत में पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर लाया जाए और इसके लेकर के पूरा जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। मित्रों, कई विषयों पर राष्ट्रीय महामंत्री जी माननीय ब्रजेश उपाध्याय जी ने आपका ध्यान आकृष्ट किया है। मैं अभी यह कहना चाहता हूं कि सरकार एक्सपेंडिचर कंट्रोल के नाम पर किस प्रकार से हमारे आय को घटाना चाह रही है। एक्सपेंडिचर कंट्रोल के बारे में सरकार का जो सोचना है, सरकार को जो उनकी नीति निर्धारणकर्ता उनको सुझाव दे रहे हैं, गलत सुझाव दे रहे हैं। एक्सपेंडिचर कंट्रोल कहाँ हो रहा है? मुझे याद है कि जो भारतीय मजदूर संघ की तरफ से 17 नवंबर 2017 को दिल्ली के अंदर एक रैली रखी गई थी। 18 नवंबर 2017 को रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी के साथ हमारी बैठक थी। मैं भी उस बैठक में मौजूद था। उन्होंने कहा कि आप लोग जरा ये बताएं कि ट्रैकमैन को आज ऑफिसर के बंगलों से हटा दिया गया है, ये कैसा निर्णय है? हम लोगों ने कहा निर्णय तो बहुत अच्छा है, परंतु क्या यह निर्णय को आप बरकरार रख पाएंगे? आज जरा विचार करिए। सरकार एक्सपेंडिचर कंट्रोल की बात करती है और लगभग हर डिवीजन में 500 से 1000 कर्मचारी आज किस प्रकार जो है तो पीडब्ल्यूआई स्टाफ अधिकारियों के घर में गलत तरीके से काम कर रहा है। क्या उसको हम बाहर ला करके जो काम हम ठेके पर दे रहे हैं, क्या हम अपने इन कर्मचारियों से नहीं करा सकते? क्या जो रेल का देख रेख का काम है, जो पीवे का काम है, जिसको हम ठेके में देकर करोड़ रुपया जो है हम एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं, क्या हम अपने को काम में लगाकर इस एक्सपेंडिचर को नहीं रोक सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं। आज कई स्टेशनों पर सौंदर्यीकरण के नाम पर किस प्रकार जो है हर 1 साल 2 साल बाद उसका सुखाड़ करके दूसरा टाइल्स लगाया जा रहा है। क्या ये एक्सपेंडिचर कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं है। सरकार का ध्यान एक्सपेंडिचर कंट्रोल पर नहीं है। किस प्रकार रेल मंत्री ने, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने खुले रूप से कहा कि रेलवे के सैलूनों का दुरुपयोग नहीं होगा, रेलवे के अधिकारी रेलवे के सैलूनों में नहीं जाएंगे, उसमें काफी खर्चा होता है। परंतु आज रेलवे के सैलून एक प्रकार चल रहे हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सैलून को देख रेख करने के लिए 50 कर्मचारी उसमें एंगेज हो जाते हैं। चाह रहा हूं कि ये
होना चाहिए, परंतु यदि आप एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे रास्ते हैं कि आप एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर सकते हैं। और जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमें खाने के लिए, हमें दवाई के लिए जिन पैसों की जरूरत है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल के नाम पर उसमें आप कटौती कर रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। आज इस सरकार में मंत्री के समय में अफसरशाही बढ़ा है, किस प्रकार कर्मचारी परेशान है, जो अधिकारीगण है वो अपने अपने जगहों पर अपना नियम चलाना चाहते हैं, किसी भी नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इस रेलवे के अंदर कई अधिकारी जो है बरसों बरसों से जमे हैं। आपको जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि अपने साउथ ईस्टर्न के पीसीपीओ मैडम आज 18 साल से कलकत्ते के अंदर जमी हुई है। कुछ दिनों के लिए उन्होंने स्कैंडल में गया, यह वन टाइप ऑफ करप्शन है। किस प्रकार प्रश्न विभाग पर उन्होंने कब्जा कर रखा है और उसके माध्यम से एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा रहा है। इसलिए सरकार को, रेलवे बोर्ड को, रेल मंत्री को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कहां कहां जो है सो एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेंगे। देखा कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्रों में क्या डिफरेंसेज है। आज भी आप देख रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र का स्कूल में कितना पैसा देना पड़ता है, सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों में क्या पैसा देना पड़ता है, और जो निजी क्षेत्र के हमारे अस्पताल है, निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं, जरा बताएं कि उनका फीस क्या है। एक आदमी यदि बीमार पड़ जाए, गंभीर बीमार हो जाए और निजी अस्पताल में भर्ती हो जाए और उनको 15 दिन यदि वेंटिलेटर पर रहना पड़े तो शायद उनको 10 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। तो जरा विचार करिए कि इस देश के गरीबों के लिए सरकारी व्यवस्था अच्छा है या फिर निजी व्यवस्था अच्छा है। किसी भी हालत में सरकारी व्यवस्था अच्छा नहीं है। यदि हम रेलवे को भी निजी हाथों में दे देंगे, तो जो आज गरीबों की सेवा हम कर रहे हैं, कम पैसे में गरीब लोगों को, इस देश के नागरिकों को हम एक स्थानों से दूसरे स्थानों पर पहुंचाते हैं। कोई भी साधन इतने कम पैसे में इस देश नागरिकों को यात्रा नहीं करा सकती। ये सिर्फ सरकारी क्षेत्र में रहने का कारण है कि हम उनको कम पैसे में यात्रा करा पा रहे हैं, और हम जो दूसरे गुड्स में भी जो हम पैसे कमाते हैं उसको हम अपने देश के नागरिकों की सेवा में लगाते हैं। ये सरकारी क्षेत्र का महत्व है। सरकारी क्षेत्र का कर्मचारी सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता है, अपने मालिकों के लिए नहीं कमाता है। इस प्रकार निजी क्षेत्र का कर्मचारी और निजी क्षेत्र का जो उसमें मैनेजमेंट सिस्टम है, जो उसके मैनेजर है, जो मैनेजमेंट में लगे हुए लोग हैं, मजदूरों का खून चूस कर किस प्रकार जो है अमीर को अमीर बना रहा है, और हमारा देश का नागरिक परेशान है। इसलिए देश के नागरिकों को सरकारी क्षेत्र आवश्यक। जरा विचार करिए कि आज देश के आम नागरिक के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कितनी महंगी पढ़ाई करके 4 साल 5 साल 7 साल की पढ़ाई करके उनको यदि प्राइवेट में नौकरी करना पड़ेगा, कितना पैसा मिलेगा? उनको पैसा मिलेगा 25,000, 30,000, 40,000। आज रेलवे के अंदर भी डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जा रहे हैं। जरा आप उनका वेतन पूछिए, उनका वेतन क्या है। तो क्या इस देश का एक युवा को यह अधिकार नहीं है कि हम जो है सो पढ़ लिख करके एक अच्छी सेवा आप कर सके, एक अच्छा वेतन मुझे मिल सके, वेतन हमें जीवन जीने लायक मिल सके। आज भी जो वेतन हम कर्मचारियों को मिल रहा है वो लिविंग वेज नहीं है। हमें आपको जीवन जीने के लिए जितना वेजेज चाहिए वो लिविंग वेज भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों को आज तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इस व्यवस्था में एक सरकारी कर्मचारी को यदि अपने बच्चों के पढ़ाना हो या घर बनाना हो, या फिर कोई माँ बाप उनका यदि गंभीर रूप से बीमार हो गया हो, तो क्या करना पड़ता है? बैंकों की तरफ ताकना पड़ता है, बैंकों से लोन लेना पड़ता है, और 5 साल 7 साल इस लोन को ब्याज सहित चुकाने में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। एक कर्मचारी जब लोन की शुरुआत करता है, एक लोन खत्म नहीं होता, दूसरा लोन शुरुआत होता है, और जब ये काम निजी क्षेत्रों में चला जाएगा, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कितना पैसा मिल रहा है? आज रेलवे का 10% काम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में चला गया है। जरा उनके
लोगों से बात करिए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं लोगों से बात करिए कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के लोगों को कितना पैसा मिल रहा है, 7,000, 8,000, 10,000। जरा विचार करिए कि 7,000, 8,000, 10,000 वेतन पाने वाला कर्मचारी क्या मार्केट में अच्छे सामानों की खरीदारी कर सकते हैं क्या? अच्छे अच्छे सामान खरीद सकते हैं क्या? क्या गाड़ी खरीद सकते हैं क्या? 8,000, 10,000 में तो जो उनके खाने सामान नागरिकों के हित में भी किसी भी तरह से ये निजी क्षेत्र, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ये आउटसोर्स सिस्टम ये नहीं है। ये सिर्फ करप्शन के लिए है, कुछ लोगों को अमीर बनाने के लिए है, कुछ अधिकारियों है, कुछ राजनेताओं को अमीर बनाने के लिए है, कुछ ठेकेदारों को अमीर बनाने के लिए है। इस देश के नागरिकों के लिए यदि कोई सर्विस है तो सरकारी क्षेत्र का सर्विस है, सार्वजनिक उद्यमों का सर्विस है, जहां कि एक जीवन जीने लायक थोड़ा एक सुनिश्चित वेतन मिल पाता है, जिसके आधार पर हमारा मार्केट पूरा चल रहा है। तो सरकार के इस कदम का दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ की तरफ से हम पुरजोर विरोध करते हैं और कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत भावना से ऊपर रखिए। जब तक आप अपना व्यक्तिगत सोचते रहेंगे, जब तक ये सोचेंगे कि ट्रेड यूनियन का काम है, मैं ये मानता हूं कि बीच के कालखंड में जो दूसरे ट्रेड यूनियन के लोग हैं उन्होंने मजदूरों के जागरूकता में कमी की, मजदूरों को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ सके, मजदूरों की ताकत को उन्होंने इकट्ठा नहीं रख पाया। उसका कारण है कि कुर्सी की आपाधापी में, व्यक्तिगत लड़ाई में उन्होंने कर्मचारियों का नुकसान किया। परंतु आज भारतीय मजदूर संघ, परिसंघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ और साउथ ईस्टर्न में दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ, हम कर्मचारियों को की समस्याओं के लेकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। तो हम कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि आप झंडे का कलर छोड़िए, जो झंडा आगे बढ़ करके काम कर रहा है झंडे के नीचे आइए और आप आगे बढ़ करके इकट्ठा होकर के